Okay, let us start with the science sample paper 2. First question is balancing question. Identify x, y and z. Balance करना है. CaCO3. ठीक है. So we have CaCO3 gives what? CaO plus CO2. Okay. अब बैलेंस करना है आपको. वन कैल्शियम, वन कार्बन, दो और ये तीन ऑक्सीजन, यहाँ भी तीन ऑक्सीजन. सो इक्वेशन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो सब जगह पे वन आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्विक लाइम. क्विक लाइम कंबाइंस विद वाटर. क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO. इट कंबाइंस विद वाटर, H2O से कंबाइन करेगा एंड फॉर्म्स A. एक कंपाउंड A बनेगा. यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक लाइम बोलेंगे. And this is a exothermic reaction जहाँ पर heat release होगी. So this is your compound A, which reacts slowly with carbon dioxide in air to form B. अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और कंपाउंड बी फॉर्म होगा. ठीक है. सब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग स्लेक लाइम में पास करेंगे, सो इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो है फॉर्म हो जाएगा. एंड दिस इज द कंपाउंड बी. ओके, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? H2O. तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट. हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी आएगा. थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय. रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा, एलॉइंग हो जाएगा. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा. तो वी हैव टिक्ड इट. आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग. डबल बॉन्ड किस में है? प्रोपीन में डबल बॉन्ड है, प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है. सो जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे. सो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल रिएक्शन, मतलब जो है पॉसिबल. तो हमें ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स है. ठीक है. सो हायर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट. तो जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू सिल्वर, तो ये रिएक्शन जो है फिजिबल है, यहाँ रिएक्शन हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट देखो ये रहा. कॉपर हायर रिएक्टिव है और सिल्वर लो रिएक्टिव है. सो हायर रिएक्टिव कैन रिप्लेस अ लोअर रिएक्टिव. सो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी. ओके. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7th. तो डायग्राम के हिसाब से ट्रॉपिक लेवल देखना है. एंड एट विच लेवल इज द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल. सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ अवेलेबल होगी? T1 में. ठीक है. जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल अप जाते हैं एनर्जी जो है वो कम हो जाती जाएगी. सो T1 जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी होने वाली है. Process of conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen in plant is called as what? It is called as photosynthesis reaction. ठीक है. सो अभी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर डिस्पर्जन होगा और यहाँ फाइंड करना है कि थर्ड कलर जो है ऊपर से कलर ऑफ द स्काई मतलब ब्लू कलर होना चाहिए. ठीक है. सो अगर आपको याद है, अगर ये हमारा जो नॉर्मल डायग्राम है, ठीक है, तो विप ग्योर जो फॉर्म होगा, तो ये सिचुएशन में ऐसे जो कलर्स होंगे. ठीक है. तो इसमें ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बिकॉज उल्टा प्रिज्म कर देंगे. सो VIB. तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. So a round green seeds pea plant is crossed with wrinkled yellow seeds pea plant. The seed produced in the F1 generation. अब देखो इसमें जो डोमिनेंट है वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट जनरेशन में देखने मिलेगी. तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन सी है? राउंड और येलो. ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल्स इन द न्यूरॉन फ्रॉम. न्यूरॉन के अंदर जो ट्रैवल हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, एक्सॉन एंड द एक्सोनल एंड, जिसको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो है मैच बॉक्स दिया है और मैच स्टिक का कुछ कंपोजिशन पूछ रहे हैं यहाँ पर मैच बॉक्स के अंदर. तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड.
ये जो है इसके मटेरियल से बना होता है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी? देखो, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा तो फीमेल में होगा, तो इसकी बात नहीं होगी। सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन भी फीमेल में होगा, इसकी बात नहीं होगी। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स। ऑप्शन नंबर 1 और 2 पॉसिबल है और 3 और 4 पॉसिबल नहीं है, तो हमें जो पॉसिबल नहीं वही बताना है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? सी। देन सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, 2 ohms और 6 ohms रेजिस्टर, और आपको जो है वो हीट फाइंड करना है। तो हीट का फॉर्मूला क्या है? H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। क्या क्वेश्चन में करंट दिया है? क्वेश्चन में करंट नहीं दिया है, आपको करंट ये डेटा से निकालना होगा। ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 6। रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, तो यहाँ पर 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर 6/6 करंट कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो करंट जो है हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है? ओवरऑल रेजिस्टेंस, अच्छा यहाँ पर 4 ohms के लेना है। द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ohm रेजिस्टर, तो यहाँ पर आप 4 लोगे और टाइम क्या है? 5 सेकेंड। तो 5 4 जा कितना आ जाएगा? 20। तो हीट जो रिलीज होगी वो कितनी होगी? 20 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हेन अ 4 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 milliamperes in the circuit. The value of resistance of a resistor is, हमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा ओम्स लॉ फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। वोल्टेज जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, और करंट जो है मिली एम्पियर्स में दिया है, आपको एम्पियर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 100 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट आंसर, दैट इज 40 ohms जो है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, हम बना सकते हैं। We can write physical state of the reactant and product, temperature and pressure, name of catalyst used। तो इसके अंदर जो है assertion रहेगा true and reason भी true रहेगा, and reason is the correct explanation of assertion। तो 17 में ऑप्शन नंबर क्या आएगा? A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे जाते हैं। 18 क्वेश्चन है, ट्रेड्स लाइक आई कलर और हाइट आर इनहेरिटेड। ये तो करेक्ट है, आईज का कलर हो गया, हाइट है, वो पेरेंट से ही जो है हमें चीज़ें मिलेगी। इनहेरिटेड ट्रेड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू यंग वंस। अरे भाई ये स्टेटमेंट गलत हो गया। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एरोबिक एनिमल्स आर नॉट ट्रूली एरोबिक, मतलब कुछ ना कुछ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी जो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बोल रहे हैं, तो ये तो असर्शन तो ट्रू रहेगा। ठीक है, और रीज़न की बात करें, रीज़न क्या है हमारा? एनएरोबिकली दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। यस, ह्यूमंस के अंदर जब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म होने वाला है। तो 19 क्वेश्चन के अंदर असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 20th क्वेश्चन के अंदर देखें, इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद मेटेलिक बॉडी हैव 3 कनेक्शंस whereas इलेक्ट्रिक बल्ब हैज 2 पिन कनेक्शन। ठीक है, तो असर्शन जो है ट्रू है। यहाँ रीजन 3 पिन कनेक्शन रिड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट देखें तो इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू
बट रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a certain tissue in green plant somehow got blocked and leaves wilted. What was the tissue that got blocked? तो यहाँ पर जो है leaves wilt हो गए, सूख गए हैं। तो यहाँ पर मेन water ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन काम करता है, जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जाइलम टिश्यू जो है ब्लॉक हो गया होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा टिश्यू, जाइलम टिश्यू। ओके, और राइट वन फंक्शन ईच ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है उसका फंक्शन क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिलीजेस व्हाट, सलाइवा, एंड इट कन्वर्ट्स व्हाट, स्टार्च इनटू शुगर। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो स्टार्च इनटू शुगर, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, देन कम्स टू द लिवर पार्ट। लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। तो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है इट प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो क्या डाइजेस्ट करेगा, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स। तो ये सब इनका फंक्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd, नेम टू मेटल्स दैट स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर। तो दो मेटल्स जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम ले सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेटल्स है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, दो है। तो इसमें से एक का रिएक्शन लिख लेते भाई, पूछा है वाई। तो यहाँ पर एक रीजन लिख लेते भाई रिएक्शन के थ्रू, that Ca plus H2O metal react with water to form metal hydroxide। तो यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की वजह से ही जो ये कैल्शियम मेटल है वाटर में फ्लोट करेगा। तो यहाँ पर रीजन जो पूछा है कि वाई रीजन पूछा है, तो यहाँ लिखा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है बबल के फॉर्म में ऊपर मूव करेगा, इसलिए कैल्शियम जो है वाटर में क्या करने वाला है, फ्लोट करेगा। एक्सप्लेन हाउ मर्क्यूरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर। मर्क्यूरी का जो है सिनेबार से एक्सट्रैक्शन करना है। तो सिनेबार ओर का फॉर्मूला क्या होता है, HgS। तो ये हमारा बी पार्ट है 23rd का, HgS होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टिंग करनी होगी। रोस्टिंग मतलब मेटल सल्फाइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड अलॉन्ग विद विच गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर फर्दर मेटल ऑक्साइड जो है HgO को आपको डायरेक्ट हीटिंग करना है, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव मेटल है, हम डायरेक्ट हीट कर सकते हो। सो विल फॉर्म व्हाट, Hg प्लस O2। तो ये तुम्हारा प्योर मर्क्यूरी मेटल जो है ऑब्टेन हो जाएगा बाय रोस्टिंग प्रोसेस। Why and how does water enters continuously into the root xylem? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर कैसे एंटर होता है, तो वाटर सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के थ्रू जो है वाटर एब्जॉर्ब होने वाला है। ठीक है, सो वाटर एंटर्स कंटिन्यूसली इनटू द रूट जाइलम ऑफ अ प्लांट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर वाटर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होने वाला है इन द सॉइल एंड इन द प्लांट। तो सॉइल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एंड ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है सॉइल से वाटर जो है वो पूरे प्लांट बॉडी में जाएगा। ठीक है, और पूरे प्लांट बॉडी और सारे सेल्स तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हुए और आपको लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट मतलब ये एक एक वैल्यूज कितनी है, इनका डिफरेंस कितना है। देखो यहाँ 100 से लेकर 200 हो गया, तो बीच में क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए 150। ठीक है, अब इनके बीच में कितने गैप्स है, इनके बीच में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10-10 होगा, ये 110 होगा, 120, 30, 40, 50, तो 10-10 गैप्स में है। तो ये हर एक लीस्ट काउंट कितना है, ये 10 मिली एम्पियर्स, मतलब एक स्केल कितने की है वो बताना है आपको। नेक्स्ट वाले के लिए यहाँ पर भी जो है स्केल निकालना है। सो यहाँ पर 1 से लेकर 2 है, तो ये जो है वो कितना रहने वाला है, 1.5। तो इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा
दैट वुड बी 0.1 का डिफरेंस, ठीक है। तो 1.1, 1.2, 1.3, सो ये जो रहेगा 0.1 इसका लीस्ट काउंट रहने वाला है, ठीक है। तो इनके लीस्ट काउंट रहेंगे। और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है। ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल्स टू I इंटू आर, तो R इक्वल्स टू व्हाट, V अपॉन I। यहाँ जो वोल्टेज दिया हुआ है, द वोल्टेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज, तो हम वोल्टेज देख सकते हैं दैट इज 2.4 रहेगा वोल्टेज। और करंट जो है मिली एम्पियर्स में दिया है, कितना दिया है, 250 दिया हुआ है। 250 मिली एम्पियर्स है, उसको एम्पियर्स में कन्वर्ट करना है, सो हो जाएगा 0.25 एम्पियर्स में कन्वर्ट, ठीक है। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे विल गेट आंसर 9.6 ओम्स। हमारा रेजिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा, 9.6 ओम्स। तो ये 25th का जो है पार्ट 2 रहने वाला है, ठीक है। After that, a V versus I graph for a nichrome wire is given below। तो ग्राफ दिया हुआ है, देखते हैं वो ग्राफ क्या इन्फर कर रहा है, ड्रॉ करना है हमें वो ग्राफ को। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ होगा, और ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या इन्फर कर रहा है, ये इन्फर कर रहा है कि वोल्टेज इज प्रपोर्शनल टू I। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये हमें स्टेटमेंट लिखना है, एज voltage increases current also increases, current also increases, ठीक है। फाइनली जो है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ बताना है डायग्राम में सा क्वेश्चन दिया, व्हाट इफेक्ट माइट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैव ऑन ह्यूमंस इफ दे आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। अब यहाँ पर देखो डायग्राम के थ्रू मालूम पड़ रहा है कि पेस्टिसाइड्स आर एडेड टू द प्लांट्स, जो कि वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स केमिकल जाएंगे, वाटर में जा रहे हैं जो फिश में जाएंगे, तो फाइनली ह्यूमंस जो है सारी चीज़ें कंज्यूम करने वाले। तो ये चीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मीन्स द ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ है, फाइनली जो ह्यूमंस है उनको अफेक्ट होने वाला है, बिकॉज पेस्टिसाइड और हैवी मेटल जो है वो लेक्स, रिवर और ओशन के थ्रू ह्यूमंस तक फाइनली पहुँचेंगे। So let's start with the next section, that is section number C. An element X on reacting with oxygen forms an oxide, ठीक है, ऑक्साइड बना रहा है। The oxide dissolves in water and turns blue litmus paper into red। मतलब यहाँ पर blue litmus paper red में टर्न हो रहा है, तो ये जो ऑक्साइड बन रहा होगा वो ऑक्साइड बन रहा होगा एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द एलिमेंट, के वो मेटल है कि नॉन मेटल है। देखो एसिडिक ऑक्साइड जो है वो किसके होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के होते हैं। तो ये जो नेचर है ऑक्साइड का वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद फार्मर स्टोर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन एन आयरन कंटेनर। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है इसने आयरन कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज क्या ऑब्जर्व किया कि भाई आयरन कंटेनर में होल हो गए हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन दैट कॉजेज दिस एंड रिकमेंड अ बेटर मटेरियल फॉर स्टोरिंग द सोल्यूशन। अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, सो Fe विल रिप्लेस आयरन। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का कलर है दैट इज इसका जो ब्लू कलर है इसको रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा और इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। भाई हमको तो कॉपर सल्फेट को स्टोर करना था, बट ये तो कुछ नया कंपाउंड बन गया, तो ये प्रेफरेबल नहीं है। तो इसको स्टोर करने के लिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि हम लोग प्लास्टिक के जो कंटेनर्स है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक हो गया या ग्लास हो गया, सो वी कुड यूज़ प्लास्टिक और वी कुड यूज़ ग्लास, ठीक है। डिफाइन द टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो दो मेन मेथड्स है अपने, असेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। देन असेक्सुअल के अंदर गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जैसे ही पेरेंट्स है वैसे ही जो उनका न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होगा वो सेम जैसा ही होगा।
ऑफस्प्रिंग शोज जेनेटिक वेरिएशन, मतलब यहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये मिक्सचर होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा दोनों का मिक्सचर होगा। द सेल डिवीजन आर ओनली माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन होने वाला है, मतलब एक सेल दो में डिवाइड, दो सेल चार में डिवाइड। एंड गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय मियोटिक डिवीजन, तो यहाँ पर मियोसिस होगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पर जो गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय मियोटिक डिवीजन, या मियोसिस से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक सेल चार में ऐसे प्रोड्यूस होंगे। एंड जाइगोट डेवलप्स बाय माइटोटिक डिवीजन, इसका जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो माइटोसिस प्रोसेस से होगा। और यहाँ पर जो है लार्ज नंबर ऑफ टाइम लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेंगे दे रिक्वायर्ड अ बिट अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन और में दिया है, 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन मेल एंड फीमेल। गैमेट्स आर इन्वॉल्व, इसमें मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, जिसका मतलब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे एंड इट विल फॉर्म व्हाट, जाइगोट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो नए जीन्स के पैटर्न बनेंगे। वेरिएशन, यहाँ वेरिएशन की पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्ट कॉपीज तो नहीं होगी, पेरेंट जैसे सेम तो फॉर्म नहीं होंगे, यहाँ वेरिएशंस होंगे। मेंटेन्स क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम्स के नंबर जो है 46 क्रोमोसोम्स मेंटेन रहेंगे, या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, अ केमिकल फैक्ट्री combines hydrogen and oxygen to manufacture water. The balanced chemical assists in optimizing the reaction and minimizing waste of reactant. What does the balanced chemical equation convey? मतलब इन शॉर्ट खाली यहाँ पूछ रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही होना चाहिए, क्यों बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, क्या कन्वे कर रहा है। A balanced chemical equation is an equation where the number of atoms of each type of reaction is same on both the reactant and product side. The mass as well as the change are equal in a balanced chemical reaction. तो balanced chemical reaction लिखना इसलिए important है because law of conservation of mass ही बोलता है, law of conservation of mass बोलता है कि mass can neither be created nor can be destroyed. तो जो मास है वो रिएक्टेंट का होगा, ठीक है, ओवरऑल मास, प्रोडक्ट का भी ओवरऑल मास उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कन्वे कर रहा है कि जो रिएक्टेंट का इनिशियल मास है, ठीक है, प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Ram places an object in front of a convex lens having focal length 15 सेंटीमीटर। देखो न्यूमेरिकल नंबर 30 है, तो हम 30 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है, तो u, v और f की बात करें तो यहाँ पर फोकल लेंथ जो है कितना लिया है इन्होंने, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, 2 पॉसिबल डिस्टेंस ढूंढने हैं। देखो यहाँ पर एक 2 पॉसिबिलिटी यही हो सकती है, एक बार जो इमेज तुम्हारा है वो रियल इमेज हो सकता है। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज v अपॉन मैग्निफिकेशन इज -v अपॉन u। एक मिनट, यहाँ लेंस फॉर्मूला यूज होगा तो मैग्निफिकेशन हमारा रहेगा v अपॉन u, ठीक है। अब एक बार रियल इमेजेस है, रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन आप क्या लोगे, 3 टाइम्स बोला है, तो मैग्निफिकेशन आप क्या लोगे, -3, ठीक है। और v तो हमें पता नहीं है, ठीक है, v अपॉन u। तो v के टर्म्स में इक्वेशन लिखे तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू -3u, ठीक है। वही स्टेटमेंट इन लोग ने बोला है यहाँ पर, द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स एज अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यही है इमेज जो फॉर्म हो रहा है, इट इज 3 साइज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u।
ठीक है। तो यहाँ हमें जो है फाइनली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, लेट्स पुट द वैल्यूज। दैट इज 1/15 इज इक्वल्स टू, देखो v का वैल्यू जो है -3u दिया हुआ है, तो आप यहाँ माइनस लिख सकते हो, ठीक है। माइनस u हो गया, यहाँ पर 3u और u में एलसीएम क्या आएगा, नीचे 3 आएगा, सो मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये -1 -3 अपॉन 3u, और ये हो गया हमारा 1/15। After that you solve, that is 3u equals to -4 into 15, u जो आपका हो जाएगा -4 into 15 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 5, 4 ज़ा हो जाएगा 20, तो जो हमारा u आ गया दैट इज़ -20 सेंटीमीटर, जब हमने मैग्नीफिकेशन जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड लिया, ठीक है। अब हम मैग्नीफिकेशन जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट लेंगे, ठीक है, जिसमें m की वैल्यू हम +3 लेंगे, तो m इक्वल्स टू v अपॉन यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 जो है पॉजिटिव में लोगे, और फिर v के टर्म्स में क्या इक्वेशन बन जाएगा, v इक्वल्स टू 3u, ठीक है। अभी जो हम लेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f की वैल्यू तो फिक्स है 15, v की वैल्यू 1/3 और ये 1/u। यहाँ जो एलसीएम आएगा 3 एलसीएम आएगा, तो 3 हो गया, और यहाँ पर भी 3 हो गया, ठीक है। तो अब 1/15 इक्वल्स टू 1 माइनस 3, तो ये हो गया हमारा -2 और ये 3u। रीअरेंज करेंगे, 3u इक्वल्स टू -2 इंटू 15, तो u कितना हो जाएगा -2 इंटू 15 अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 5 2 ज़ा कितना हो गया 10, तो -10 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो गया। तो ये हमारे 2 केसेस हो गए, उनके आंसर्स। ओके, हमारा 30 क्वेश्चन था ये। Going to the next one, 31st. चलो 31st क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन द फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, तो 31st का डेटा लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया है हमें दैट इज -30 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में ही होता है, और यहाँ पर जो इमेज मिला है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, v जो है 60 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, तो ये लोग पूछ रहे कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो आप रिकॉल करो, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 केसेस है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है नहीं, ठीक है। तो और दूसरा सेकेंड केस है कि ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है, और इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर मिलेगा। तो वो वाला केस तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये कॉनकेव मिरर होने वाला है, ठीक है। कॉनकेव केस में u v और f तीनों क्या होता है माइनस, तो फोकल लेंथ जो भी हमारा आंसर आएगा वो भी नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, तो यहाँ नेचर हम क्या लिख लेंगे, कॉनकेव। फाइंड इट्स फोकल लेंथ इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज। फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ जो हमारा मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला वो हम यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो इमेज डिस्टेंस 60 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 है, ठीक है। 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, तो 30 कितने ज़ा 2 ज़ा, यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ रहा है -1/60 और ये -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -3/60, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो -20 -1/20। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर।
ये आ गया आपका फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद ये लोग जो है क्या पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द फ्लेम, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। तो ये मिरर के केस में है, तो मिरर के केस में है H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। तो ये लोग H2 फाइंड करने बोल रहे हैं, सो रीअरेंज कर दो, H2 इक्वल्स टू माइनस V इंटू H1 अपॉन U। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस V का वैल्यू कितना है, -60। H1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है, दैट इज 2.4 जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, और U is the object distance is given, that is -30। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 30 वन जा 30 टू जा, ठीक है। तो 2.2 इंटू 4 2.4 इंटू 2, दैट इज व्हाट, -4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये रियल इन्वर्टेड है, कॉनकेव मिरर का केस है, ठीक है। सो ये अपना 31st वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। Next 32 question is, student named Riya is conducting an experiment using a coil wound around a long hollow cardboard tube connected to a battery and demonstrate the concept of electromagnetism. Copy the diagram। आपको डायग्राम सोलेनॉइड का डायग्राम बनाना है, रीड्रॉ करना है, और उसको बताना है कि ए और बी जो है वो कौन से पार्ट है। शो द पोलैरिटी एक्वायर्ड बाय ईच फेस। अब देखो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जो है वो साउथ पोल होगा हमारा, और ये नेगेटिव जो है वो नॉर्थ होगा, ठीक है। इसको रीड्रॉ करके आपको बताना है डायग्राम में कि कौन सा पोल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होगी, ठीक है, नॉर्थ से, और यहाँ कहाँ पर एंड होगी, साउथ में। और ये डायग्राम को, सोलेनॉइड वाला डायग्राम जो है आपको रीड्रॉ करना है। मेंशन 2 मेथड्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। स्ट्रेंथ आप कैसे बढ़ाओगे, आप जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करंट बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग करंट स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इंक्रीजेस, और ये हो गया एक नंबर ऑफ टर्न्स। आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो स्ट्रेंथ जो है सोलेनॉइड की वो इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर दैट फुल फॉर्म पूछा है, UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। CFC का फुल फॉर्म पूछा है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑन व्हाट बेसिस आर ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। कौन से बेसिस पे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब द वे दे आर ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग, उसके हिसाब से हम उनको प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में जो है वो स्प्लिट करते हैं। राइट 2 प्रॉब्लम्स दैट वुड अराइज इफ देयर इज नो डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट विल नॉट टेक प्लेस, तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी जो है नहीं होगा, एनवायरनमेंट जो है वो सब पूरा का पूरा पोल्यूटेड रह जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो यहाँ पर जो है मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। विल रीड्रॉ इट, मीथेन का स्ट्रक्चर। सो मीथेन में ये है मीथेन, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। अब इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है और उसका कॉन्फ़िगरेशन ही 1 है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे, 2। यहाँ कितने लगे, 2। यहाँ कितने लगे, 2। अब ये ब्रिज बनाने के लिए दोनों का हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन होगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 1 2 3 एंड 4, देखो हाफ कंट्रीब्यूशन दे दिया उसने सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। और हर एक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सराउंडिंग में से और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन ने खुद के 1 इलेक्ट्रॉन्स है, सराउंडिंग से 1 लेगा और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपना बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन।
उसके बाद जो हमारा 34th क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिफाई करना है हमें, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है पहला वाला अल्कोहल रहेगा। कैसे अल्कोहल रहेगा, इसको आप स्प्लिट करोगे तो CH3CH2OH, देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज व्हाट, अल्कोहल। नेक्स्ट है C2H4O। C2H4O यहाँ पर जो है अल्डिहाइड प्रेजेंट है। अल्डिहाइड का मतलब क्या होगा, CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसको आप स्प्लिट करोगे, देखो CH3CHO, टोटल कितने कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 4 है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज अल्डिहाइड। थर्ड वाला क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर यूज करना है। व्हाई डू यू थिंक अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग पर्पस के लिए ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है और एयर जो है वो प्योर ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग बिकॉज बर्निंग ऑफ इथाइन इन एयर प्रोड्यूसेस अ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब पूरी तरह से जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाएंगे। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन विच इज़ नॉट हॉट इनफ टू मेल्ट मेटल्स फॉर वेल्डिंग। तो यहाँ पर मेटल जो है प्रॉपरली वेल्डिंग नहीं होंगे, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है अभी जस्ट डिस्कस हुआ था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इट नाइदर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन नॉर इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो हो जाएगा C4+, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो हो जाएगा C4-। C4+ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इट इज़ नॉट इजी बिकॉज इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो जो कि पॉसिबल नहीं है कि इतने 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना, ठीक है। C4-, ऑलरेडी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है पहले से, और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। तो कार्बन विल नाइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स नॉर दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा, दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम स्टेबल। तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद गिव टू रीजन फॉर कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2 प्रॉपर्टीज है ऐसी, कैटिनेशन है और टेट्रावैलेंसी है। कैटिनेशन का मतलब वो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच वन कार्बन इज लिंक्ड विद अनदर कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। एक कार्बन दूसरे कार्बन को लिंक करके लंबी चेन बना सकता है, जिससे वो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, जिससे वो ब्रांच चेन बना सकते हैं, जिससे वो साइक्लिक चेन बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, ओके। नेक्स्ट इज टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी होने की वजह से, कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। ड्यू टू इट्स वैलेंसी ऑफ 4 इट कैन फॉर्म वेरियस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये 2 रीजन है, कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी, जिसकी वजह से कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया आपको समझाना है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। इसका आप एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बात करें नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की, ये दोनों चीज़ें है ना। नाइट्रोजन का नंबर क्या है 7, हाइड्रोजन का नंबर क्या है 1। 7 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,5 और इसका क्या है 1। 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3, मतलब इनके इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन ने खुद के 5 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग से देखो इलेक्ट्रॉन लेगा और 3, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये खुद के 1 थे, सराउंडिंग से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, ये सब 2 हो गए, ये सब 2 हो गए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा अमोनिया का, ठीक है। 35th क्वेश्चन है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है,
ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, ठीक है। सो ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि हम रूट से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं, लीफ से कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल मेथड्स यहाँ हमने डिस्कस किया है, कटिंग है, लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है, ठीक है। अब कटिंग में क्या करेंगे हम लोग, कटिंग कुड बी एनी पार्ट ऑफ स्टेम, जिसमें ध्यान ये रखें कि एटलीस्ट बर्ड तो उसमें होना चाहिए, फिर उसको हम सॉइल में जो इंट्रोड्यूस करेंगे तो नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और इस मेथड का एडवांटेज ये है कि सीड वगैरह आपको यूज़ करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। लेयरिंग नेक्स्ट मेथड, जिसमें अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज डग्ड इनसाइड द सॉइल, और मॉइस्ट सॉइल से उसको कवर कर देंगे, लिविंग द टिप एक्सपोज्ड अबाउट द ग्राउंड, ठीक है। इसका टिप जो है ग्राउंड के अबाव एक्सपोज कर देंगे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब ये फर्दर ग्रो होने लगेगा यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली क्या होना है, इसके रूट्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो लेयरिंग के अंदर भी हमने क्या किया, सीड वगैरह यूज नहीं की, आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्कियोन और एक होता है स्टॉक। दो अलग अलग प्लांट्स के बेस्ट वेराइटीज को हम मर्ज करेंगे ताकि जो स्कियोन के फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है वो जल्दी ग्रो हो। स्लांटिंग मैनर में इसको कट करना है ताकि वो जो इनका जॉइंट अच्छे से लग जाए, और उसके बाद में रैप कर देना है, ठीक है, पॉलीथीन वगैरह से, उसको क्लॉथ वगैरह से रैप कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स रहेंगे हमारे। आफ्टर दैट क्या क्वेश्चन है हमारा, लेट्स सी। ओके, उसके बाद है ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर डायग्राम वगैरह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद पार्ट इन विच स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट्स, स्टार्च का डाइजेशन जो है कहाँ पर स्टार्ट होगा, माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट इन विच बाइल इज स्टोर्ड, बाइल जो है वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर। फिर उसके बाद पार्ट इन विच न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन का होने वाला है, मेन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्ट इन विच वाटर इज एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्प्शन लार्ज अमाउंट में कहाँ पर होने वाला है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट है मेंशन द रोल ऑफ HCl इन स्टमक। अब HCl का रोल है, HCl किल्स बैक्टीरिया इन द स्टमक, HCl creates acidic medium in the stomach. When acidic medium is created, pepsin becomes active, ठीक है। तो ये सारी जो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करना, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना, ठीक है, ये सारे फंक्शंस किसके रहेंगे, एसिड के। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक स्पिंस्टर एंड एनल स्पिंस्टर। गैस्ट्रिक स्पिंस्टर यहाँ पर लोकेटेड बिलो द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन में रहेगा। द गैस्ट्रिक स्पिंस्टर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ फूड, स्पिंस्टर का मतलब एक जो है कंट्रोल करना, अमाउंट ऑफ फूड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है। एनल स्पिंस्टर जो है यहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से निकलना चाहिए कि नहीं, ये एनस से प्रेजेंट होगा। इट इज लोकेटेड बिटवीन द रेक्टम एंड एनस। The anal sphincter controls the flow of digested food and is important for regulating bowels function. तो digested food का motion जो है वो कंट्रोल करेगा anal sphincter. Then 36 question, what is the electromagnet? Electromagnets क्या होते हैं, temporary magnets होते हैं, ठीक है। जब तक हम उस पर करंट पास करेंगे तब तक वो अपना मैग्नेटिज्म शो करते हैं। जिससे देखो सिंपल डायग्राम हमने बनाया है कि वी हैव टेकन अ बैटरी और यहाँ वायर लिया है और यहाँ पर आयरन नेल लिया है। जब तक आप करंट पास करोगे तो आयरन नेल जो है मैग्नेटिज्म शो करेगा, जब आपने करंट बंद कर दिया तो इसका मैग्नेटिज्म भी बंद हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यहाँ पर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स में, टेलीफोन्स में, रेडियोज़ में, लाउड स्पीकर, ये सब जगह पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि ये आयरन नेल है, सॉफ्ट आयरन कोर, इसका मत ये क्यों लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनका मेन रीज़न क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब हम करंट उससे पास करें। दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सच दोज इन द इलेक्ट्रिक बेल्स, ठीक है, ये इसका फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स। तो सिलिंड्रिकल कंडक्टर जो है किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ
एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। ठीक है, दो फैक्टर्स चलेंगे। हाउ विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर चेंजेस इफ इट इज स्ट्रेस सो दैट इज लेंथ इज डबल। तो अब पहले जो रेजिस्टेंस था R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये नया रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि नया रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जाएगा। तो R डैश फाइंड करना है। ठीक है, R डैश निकालेंगे, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, लेंथ जो है इंक्रीज हो गई है, डबल हो गई है, तो हम क्या लिख देंगे 2L। अब लेंथ जब इंक्रीज हो गई, स्ट्रेच कर दिया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है और ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है। हमें न्यू रेजिस्टेंस निकालना है R डैश। ठीक है, ये R1 लिखा हुआ है, हमें R डैश निकालना है, तो मैं डैश यहाँ लिख देता हूँ। तो रेजिस्टिविटी इंटू 2L अपॉन A अपॉन 2, तो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट करेंगे, तो फर्स्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है R, फिर क्या है रो इंटू एल अपॉन ए। अपॉन ए मतलब एरिया भी ऊपर चला जाएगा। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो रहा है, एरिया से एरिया कैंसिल हो रहा है, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो जो नया रेजिस्टेंस है, तो 2 2 सा कितना हो गया 4 ओम्स, 2 टाइम्स ये हो गया हमारा नया रेजिस्टेंस 4R। उसके बाद न्यू सेक्शन देखते हैं, सेक्शन ई, जो लास्ट सेक्शन है। What is the name given to the corrosion of iron? आयरन के corrosion को हम क्या नाम देते हैं, रस्टिंग। What is the formula of green color coating on the copper? कॉपर पे जो ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, जिसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। नेम 2 मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन। आयरन को करोड करने बचाने के लिए आप पेंट कर सकते हो, यू कुड गो फॉर गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इस करोजन और रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये हो गया हमारा यस रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या हमारा, the central part of the nervous system is brain। उसके बाद which is the largest part of human brain, that is cerebrum, which is the main thinking part जो voluntary actions control करता है। what are the functions of brain, brain का function क्या है, controls the activity of body। ठीक है, so it controls the activity of body, जिसमें voluntary actions involuntary actions भी control करना रहेगा। what is the branch which study the anatomy of brain, इसको हम क्या बोले, न्यूरो एनाटमी। देन ह्यूमन आई वाले से क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ ह्यूमन आई। प्यूपिल का जो मेन फंक्शन रहेगा क्या करेगा, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। उसके बाद व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। देखो फार में फार कितना दिखेगा, इन्फिनिटी, तो सेकंड का जो आंसर है फार पॉइंट होने वाला है इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट पास में पास कितना देख सकता है आराम से, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। तो उसको शॉर्ट साइटेडनेस है, उसको पास का दिख रहा है और दूर का दिख नहीं रहा है। शॉर्ट साइटेडनेस को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई। आइरिस जो है डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम होता है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो ये साइज ऑफ प्यूपिल जो है वो कंट्रोल करेगा।